सबसे पहले बात हाथरस की वारदात की, जिसके बहाने रची जा रही हिंसा की साजिश को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हर उस साजिश का सच सामने आने लगा है जो हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर रची गई थी। यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें साजिश की पूरी डिटेल है। कैसे दो वेबसाइट के जरिए जातीय उन्माद फैलाने की साजिश रची गई। एफआईआर में जिक्र है कि कैसे पकड़े गए 4 संदिग्ध हाथरस जाकर हिंसा की साजिश को अंजाम देते। पुलिस के मुताबिक वेबसाइट के जरिए जातीय हिंसा के लिए फंड जुटाया जा रहा था, विदेश से फंडिंग हुई। पुलिस का यह भी कहना है कि विदेशी फंडिंग की वैध प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और ऐसे में तमाम विदेशी फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। तमाम ऐसे लिंक सामने आ रहे हैं जिसमें विदेशी फंडिंग की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि धार्मिक उन्माद के लिए इस तरह की फंडिंग की जा रही थी, जिसमें 100 करोड़ की फंडिंग की बात कही गई है। उस वेबसाइट के जरिए ये फंड जुटाया जा रहा था। वहां पर किस तरीके से दंगों को अंजाम देना है, इसकी तमाम डिटेल्स वेबसाइट में मौजूद थी, लेकिन जब मामला सामने आया वेबसाइट को हटा लिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिनके तार पीएफआई से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें अब जेल से आरोपी मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपनी बेगुनाही को लेकर उन्होंने एसपी हाथरस को यह चिट्ठी लिखी है जिसमें तमाम डिटेल्स उस दिन की लिखी हैं जिस दिन कथित तौर पर यह वारदात हुई थी। उस चिट्ठी की एक्सक्लूसिव कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आरोपियों ने लिखी है जेल के भीतर से। इसमें उन्होंने वारदात के दिन वाली पूरी घटना को अपने चश्मे से बयां किया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता सर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, परिवार लगातार खौफ की बात कर रहा है, गांव छोड़ने की बात कर रहा है। हालांकि सुरक्षा उन्हें मुहैया करा दी गई है यूपी सरकार की ओर से, लेकिन इस बीच वहां पर किस तरीके का आप माहौल देख पा रहे हैं? उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कैसा नजरिया है, क्या रवैया है इस परिवार के प्रति? देखिए, जो चिट्ठी आई है उसके बाद से जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से हमने बात किया है। इससे पहले भी हमने 1-2 दिन पहले बात किया था, तो उनका जो कहना था कि हमारे जो बेटे हैं वो निर्दोष हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि इस तरीके की चिट्ठी देकर के या फिर जो कॉल डिटेल है उसको देकर के एक तरीके की साजिश रची जा रही है। और उनके परिवार में जो पिता है उनका ये कहना है कि ऐसी साजिश फोन की कॉल डिटेल के बारे में जानकारी देना और इसके अलावा जो दूसरी जानकारी देकर के चिट्ठी देकर के इस तरीके की रची जा रही है। सुरक्षा की जहां तक बात है नेहा, तो आपको दिखा दें कि कल से ही आज तक लगातार ये दिखा रहा है कि परिवार वालों को जिस तरीके से सुरक्षा की मांग उन्होंने की थी उसकी सुरक्षा पूरी यहां पर दी जा रही है। आप देख रहे हैं कि पुलिस बल तैनात है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहां पर दी गई है अलग अलग जगहों पर, जिसमें से गांव के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और घर के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे जो मेन दरवाजा है यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। ऐसे 5 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जिसका साफ मकसद यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अंदर घुस न सके जिससे कि वो परिवार वालों को नुकसान पहुंचा सके। इस तरीके से यहां आप देख रहे हैं कि मेटल डिटेक्टर भी यहां पर लगाया गया है। कोई भी किसी भी तरीके का हथियार लेकर के घर के अंदर प्रवेश न कर सके। पूरी जो गैलरी है आप देख रहे हैं कि ये घर की तरफ जो रास्ता जाता है इस घर की तरफ भी 3 से 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस ने हर एक व्यक्ति की यहां पर जानकारी हासिल करने के लिए रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो भी शख्स घर के अंदर जाता है उसको रजिस्टर में यहां पर अपना नाम दर्ज कराना होता है, पूरी जानकारी देनी होती है, मोबाइल नंबर देना होता है, उसके बाद ही वो घर के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके की सुरक्षा की भावना परिवार वालों के अंदर इस वक्त दी जा रही है कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और इसका सीधा और साफ मकसद यह है कि परिवार वाले जिस तरीके से लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनको सुरक्षा दी जाए और इसी सुरक्षा को लेकर के कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि परिवार वालों को सुरक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके की व्यवस्था कर रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने पूरा यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा एक अस्थायी कैंप भी बना दिया गया है। आपको यहां पर दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस ने यहां पर अस्थायी कैंप बनाया है और यहां पर सारे जवान जो हैं 24 घंटे रहते हैं पूरी निगरानी देने के लिए। हाथरस कांड में 10 दिन बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है क्योंकि एसआईटी हाथरस कांड की बारीकी से जांच कर रही है। एक दिन किसी पहलू की जांच की जा रही है और साथ ही कई सवाल परिवार से भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से हाथरस कांड में साजिशों का खुलासा हो रहा है, अब एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का वक्त और दिया गया है।
10 दिन बाद बाहर आएगा हाथरस कांड का सच। एसआईटी कर रही है हाथरस कांड की बारीकी से पड़ताल। हाथरस कांड में दंगा और पीएफआई कनेक्शन के बाद बदला सीन। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम हाथरस के बुलगड़ी गांव के जंगलों की खाक छान रही है। एसआईटी हाथरस कांड के हर पहलू की जांच कर रही है, परख रही है, समझ रही है, पूछ रही है, पड़ताल कर रही है। आखिर हाथरस में पीड़िता के साथ क्या हुआ? कौन कौन पीड़िता के गुनहगार हैं? इसीलिए एसआईटी उस जगह पर भी गई जहां पुलिस ने पीड़िता के शव को जलाया था। और क्राइम सीन से लेकर क्राइम स्पॉट तक सारे सबूत जुटाने के लिए एसआईटी को अभी वक्त लग रहा है। और इसीलिए देश को हाथरस कांड का सच जानने के लिए 10 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। योगी सरकार ने एसआईटी को फाइनल रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन और दे दिए। परिवार से जो है हम लोगों ने अनुरोध किया है कि यदि वो कोई अन्य साक्ष्य, कोई और एविडेंस वो देना चाहें तो वो हमें दे सकते हैं, और बाकी एक जनरल उनका जो है हालचाल लिया है, बस यही है। और उनको ये बताया है कि हमारा जो है समय बढ़ गया है, हमें कुछ अभी बयान लेने शेष हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी कलेक्ट करना शेष है, और फिर रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा। हम आपको बता दें कि पहले एसआईटी को अपनी 7 दिन की जांच रिपोर्ट योगी सरकार को आज सौंपनी थी, लेकिन हाथरस में लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, लिहाजा एसआईटी को 10 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया है। सवाल ये है कि जिस एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, उसे आखिरकार 10 दिनों का और वक्त क्यों दिया गया? क्या वो नए कोण की तलाश करेगी या फिर जांच का दृष्टिकोण यानी नजरिया भी बदलेगा? योगी सरकार ने भी हाथरस कांड को लेकर अपना इरादा बता दिया है। जी हां, सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि जांच में रत्ती भर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे, और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के अफसर पीड़ित परिवार से बार बार मिल रहे हैं। आज भी पीड़िता के भाई से 15 मिनट तक सवाल जवाब किए गए। इधर एसआईटी की जांच चल रही है, उधर यूपी सरकार हाथरस कांड में सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में जांच की प्रक्रिया क्या होगी, ये कोर्ट से ही तय हो सकता है। हालांकि कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के लिए यूपी सरकार कह चुकी है, लेकिन घर वाले सीबीआई जांच नहीं बल्कि न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई हाथरस में पहुंचेगी, इस केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो आप लोग को नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है सीबीआई पे भी? सर सीबीआई पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। अब देश को इंतजार है एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आता है, और सीबीआई केस को अब कैसे टेक ओवर करेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार कुणाल, हाथरस, आज तक। हाथरस के बुलगड़ी गांव में दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव में कोई उनकी मदद नहीं कर रहा, वो गांव छोड़ना चाहते हैं। वहीं आरोपी पक्ष की अपनी दलीलें हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो, दोषी बचना नहीं चाहिए, बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए।
हाथरस कांड मीडिया की सुर्खियों में है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सियासी पार्टियां फूलगढ़ी गांव की परिक्रमा कर रही हैं, लेकिन पीड़िता का परिवार तो गांव छोड़ने की बात कर रहा है। परिवार वालों का कहना है कि वो दहशत में है, गांव में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। गांव का तो कोई साथ नहीं दे रहा है। गांव के लोगों ने ये भी नहीं सोची कि लड़की की मौत हो गई है, चलिए लड़की की मौत हो गई तो अंतिम संस्कार कैसे का, वो यहाँ पे एक भी नहीं आया पूछने के लिए आप भूखे हो, प्यासे हो, कैसे रह रहे हो। कोई भी चाय तक के लिए नहीं पूछने आया यहाँ पे। उनको पता है कि आदमी कैसा था प्रकाश, उनके बच्चे कैसे थे और ऐसा उनके साथ हुआ कैसे, ये लोग पूछने भी नहीं आए गाँव के। पीड़िता के पिता के दुखों का कोई अंत नहीं है। एक तो उनकी बेटी के साथ बर्बरता हुई, आधी रात को बेटी का शव फूंक दिया गया, अब उन्हें तो चारों तरफ डर ही डर दिखाई दे रहा है। हमारे सामने तो बाबूजी हमें दुनिया में अब कोई दिखाई ना दे रहा, क्योंकि हमारे तो यही दिखाई दे रही है कि हमें तो आगे चल के मौत ही है, क्योंकि हमारी बेटी को जिंदगी ने पार कर दी, फिर आगे बाद में न तो कागज हमारी बेटी को हमें अंतिम संस्कार भी कराए, तो कम से कम अब हमें कैसे संतुष्टि हो। उधर पीड़िता के भाई का कहना है कि लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गांव के हालात अब इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि पूरा सब लोग इकट्ठे होकर दबाव पूरी तरह से हम कर रहे हैं, हर तरीका से मोड़ दे रहे हैं। तो इस गांव में हमें रहना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर तरीका से तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं। ऊपर से ऊपर मारने की धमकी दी जा रही है छोटे भाई को। जब एक संदीप नहीं रहेगा तो दूसरा संदीप कैसे रह पाएगा, ये भी हमने सुना जा रहा है। हाथरस कांड पर सियासत गरमाई हुई है। सभी पार्टियां पीड़िता के परिवार के साथ का दावा कर रही हैं। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी परिवार के आंसू पोंछने लगे हैं। फिर भी परिवार दहशत में क्यों है? उधर आरोपी पक्ष की तरफ से लगातार पंचायतें चल रही हैं। पीड़ित परिवार पर झूठ बोलने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो नहीं पतो है कि काय मतलब लगाए हो जी, झूठो इंजा काय मतलब लगाओ है। हमें तो नहीं कहना टेस्ट करवा ले, जो दोषी है तो मारो, गोली मारो, छूटा तो, और दोषी ना है तो बाहर करो। उधर गांव के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो, दोषी को सजा मिले। उसने किया उसको जांच मिले सजा, और जो निर्दोष है उसे छोड़ दे। हाँ, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिले। माँ बाप तो आते, माँ बाप मई है लड़की के, अब लड़की को माँ से लेके गए, माँ से फिर लाए के तब तक के बाद में शमशान घाट में आई है। हाथरस कांड की जांच अभी एसआईटी कर रही है। हो सकता है कि आगे की जांच सीबीआई करे। फिलहाल तो गांव में तनाव है, दोनों पक्ष इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। श्वेता सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ कुमार कुणाल, हाथरस, आज तक। से दंगा कराने का प्लान था। यूपी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया। आज तक के पास वो एफआईआर है जिसमें 100 करोड़ वाली साजिश की पूरी डिटेल मौजूद है। हाथरस में कौन कर रहा है साजिश? इंसाफ की आड़ में कौन कराना चाहता है दंगे? किसे खटक रही है यूपी की शांति? क्या है साजिश का 100 करोड़ का कनेक्शन? इस साजिश का हम एक एक कर खुलासा करेंगे। पहले चंद तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, यूपी में ही रामपुर का आलम और केरल के मलप्पुरम का सिद्दीकी कप्पन। सोमवार को ये चारों मथुरा से पकड़े गए। इन चारों के पीएफआई से संबंध बताए गए। पीएफआई पर जांच बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। हाथरस को जलाने की एक बड़ी साजिश थी। विदेशी पैसे से हाथरस की बोली लग चुकी थी।
मथुरा के टोल प्लाजा पर जिन 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी कि ये चारों पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं, बकायदा उन पर जो एफआईआर हुई है उसमें यूएपीए धारा का जिक्र है और ये वो धारा है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर अमूमन लगाई जाती है। ये वो एफआईआर की कॉपी है और इस एफआईआर में आप देख सकते हैं कि कई तरह की गंभीर धाराएं इन लोगों पर लगाई गई हैं। दरअसल इनके पास से एक लैपटॉप, कई पैम्फलेट, पोस्टर्स आपत्तिजनक मिले हैं। उस लैपटॉप में भी दुष्प्रचार की पूरी चीजें मौजूद हैं। पुलिस ने यूपी पुलिस की इस एफआईआर में हाथरस को जातीय हिंसा में झोंक देने वाली साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा है। एफआईआर में कहा गया है, विदेशी फंडिंग से जातीय हिंसा फैलाने की साजिश थी। हाथरस घटना की आड़ में दंगा फैलाने का प्लान था। आरोपियों से जस्टिस फॉर हाथरस से जुड़े पर्चे मिले। 4 संदिग्धों से 6 फोन, लैपटॉप, पर्चे बरामद हुए। बरामद पर्चे में हिंसा भड़काने वाले कंटेंट थे। कुछ लोग साजिशन हाथरस में प्रदर्शन कर रहे थे। वेबसाइट के माध्यम से राष्ट्र विरोधी प्रचार हो रहा था। वेबसाइट पर हिंसा फैलाने के तरीके बताए गए। हाथरस में हिंसा होती तो पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी चपेट में आता। फिर वही दिखता जो दिल्ली में दिखा था, जो बेंगलुरु में दिखा था। फिर वही दिखता जो सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर यूपी में भी दिखा था। इन सभी मामलों में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों का नाम था। हाथरस में भी उसी का नाम आया। यूपी सरकार को पहले दिन से ही संदेह था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त चेतावनी दे दी थी। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। यूपी पुलिस ने इस मामले की गहराई से तहकीकात शुरू कर दी। जातीय दंगे भड़काने के प्लान पर पानी फेरा जा चुका है। हाथरस से श्वेता सिंह, लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उधर हाथरस कांड में आरोपियों ने जेल से यूपी पुलिस को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी दरअसल हाथरस एसपी को लिखी गई है और ये कहा गया है कि तमाम आरोपी बेकसूर हैं, उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। मुख्य आरोपी ने पीड़िता के परिवार पर सवाल उठाया है। आरोप लगाया है कि परिवार ने पीड़िता को इतना मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई। हाथरस में आरोपों की बौछार हो रही है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है तो आरोपी का परिवार भी खुद को बेकसूर बताकर बचाव में लगा है। दोनों पक्षों की दलीलों के बीच एक नई चिट्ठी जारी हुई है, वो भी जेल से। चिट्ठी में आरोपी संदीप ने खुद को बेकसूर बताया है। पीड़िता से दोस्ती की बात कबूल की लेकिन हत्या से इनकार किया है। आरोपी संदीप ने माना कि पीड़िता से उसकी फोन पर बात होती थी। आरोपी ने ये भी माना कि पीड़िता से उसकी मुलाकात भी हुई थी। आरोपी का कहना है कि परिवार वालों की पिटाई से पीड़िता की मौत हुई। हाथरस मामले में जेल से मुख्य आरोपी ने चिट्ठी लिखी है जिसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं और उनका ये कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उनसे उनकी बातचीत फोन पर भी होती थी। इसके अलावा जो पीड़ित है उससे मिलने के लिए गए थे, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों ने, उनकी माँ और उनके भाई ने पीड़िता को मारा है। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आरोपियों का घर है। ये घर है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। आप दूसरी तरफ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर उन लोगों का घर है जो पीड़ित परिवार है और बहुत ही नजदीक रास्ता है, यहाँ से दूरी एकदम ना के बराबर है। इन परिवार वालों का ये कहना है कि आपस में इन लोगों की बातचीत होती थी, जिसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीडीआर में भी इस वक्त मिल रहे हैं। तो क्या पीड़िता की मौत परिवार वालों की पिटाई से हुई है, जैसा कि आरोपी कह रहे हैं? जांच का यही वो एंगल है जिसकी तह तक जाने की चुनौती जांच एजेंसियों के ऊपर है। इस बीच दोनों परिवारों की कॉल डिटेल सामने आने से भी पेचीदगी बढ़ गई है। ये पता चला है कि मुख्य आरोपी संदीप के फोन और पीड़िता के भाई के फोन पर अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 104 बार कॉल हुई है। पूरा कॉल ड्यूरेशन करीब 5 घंटे का है, जबकि दोनों के घर की दूरी सिर्फ 200 मीटर है। 62 बार आरोपी संदीप ने और 42 बार पीड़िता के भाई के मोबाइल फोन से एक दूसरे को कॉल किए गए। लेकिन पीड़िता के भाई का कहना है कि उसने कभी आरोपी संदीप से बात नहीं की। मैं क्यों करूंगा, वो कौन लगता है हमारा, सो करूंगा मैं उससे। ये हमारे को जात का नहीं, बात का नहीं, ये बता हम क्यों करेंगे उससे। हमारा कोई उनसे कोई पहले से कोई वो है नहीं, रिलेटिव तो है नहीं हमारा जो उससे बात करेंगे। लेकिन ये तो कॉल डिटेल है ना, तो उसमें तो कहीं सच्चाई है, तभी तो वो आ रहा है सब कुछ निकल के।
कॉल जो रिकॉर्डिंग हो, अगर रिकॉर्डिंग हो तो वो सुना भी सकते हैं, उससे हमें पता पड़ेगा हाँ की बात पर हमारी जो बात है वो हमसे बात उसकी हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई। ये कॉल रिकॉर्ड सही है तो सवाल ये है कि पीड़िता के परिवार में वो कौन है जो आरोपी संदीप के संपर्क में था, और वो कौन सी वजह है जो मार्च के बाद दोनों के बीच बातचीत होनी बिल्कुल बंद हो गई। एसआईटी सूत्रों का कहना है कि पीड़िता के भाई का फोन उसकी पत्नी इस्तेमाल करती थी। सीडीआर में दोनों फोन नंबर्स के बीच करीब 60 कॉल्स रात के समय हुई। ज्यादातर कॉल्स चंदपा क्षेत्र से ही की गई है, जो पीड़िता के गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पीड़िता का भाई ये मान रहा है कि मोबाइल फोन नंबर उसी के नाम है, लेकिन ये नहीं मान रहा कि उसके परिवार में से किसी ने आरोपी संदीप से कभी कोई बात की है। कॉल डिटेल निकल के आई, 104 कॉल। आपका फोन था? किसका फोन था? जी घर पे घर का फोन है, वो घर का फोन है, करीब 18-20 साल पुराना नंबर है वो हमारा। पर जो बात बता रहे हैं कि आपके बात होती रहती है, ये भी गलत बात है बिल्कुल। जो नंबर है वो तो हमारा है, ये तो हम कह रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्रेम संग है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप। जांच होगी तो तमाम चीजें हैं, जांच चल रही है, आप पर सवाल भी उठ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि उसको लेकर के आपको भी जवाब देना पड़ेगा? हाँ, जवाब तैयार है? जवाब तो हम देंगे, जो भी हमें पता है, जितना हम सब कुछ बताएंगे आपको, बता ही रहे हैं हम लोग आपको सच, जो भी सच है। कॉल डिटेल सामने आने के बाद पीड़िता के परिवार की मंशा भी सवालों के घेरे में है। पीड़ित परिवार और आरोपी के परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। मुख्य आरोपी संदीप के पिता पर पीड़िता के परिवार ने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई थी। इसीलिए इस मामले की सभी एंगल से पड़ताल की जा रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो हाथरस के आरोपियों ने जेल से ये चिट्ठी लिखी है, खुद को बेकसूर बता रहे हैं, तो वहीं पीड़िता के परिवार पर सवाल भी इस चिट्ठी में उठाए जा रहे हैं। हमने दोनों ही परिवारों से बात की है, सुनिए दोनों परिवार क्या कह रहे हैं। जो आरोपी हैं उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके भाई और मां नहीं सकती है। अरे कई खाए होता तो डराती तो मैं खेत में तराचे दे दो। हाँ, वो बहुत भकभकी जा रही है, वो बहुत भकभकी जा रही है। खोज मिटे तू चुप बांध के डाल गए माँ, मैं घास तनी दूर में घास खोद रही, मैं तो किच्चत फैली हूँ, मैं तो बेहोश है कि खून का चढ़े देख के, मैं प्यास के मरी जाऊँ। मेरी लौड़िया प्यासी का भैया तू घास डाल जाए के, मैं कहा भैया तू घास डाल के एक बोतल में पानी भरी लेगी, मैं प्यासी मम्मी प्यासी है, मेरे बेटा तू डाल जाए के, तब बिजली आ गई है, पानी पे आगे लग गो छोरा, तो टाइम तो लगाते 8-10 पोहे तो टाइम तो लगेगी, तो लो 1 घंटा में लली स्वतंत्र तो ना मम्मी न करो खुदले से घर को चलो, प्यास लगे में। हाँ बेटा मैं न करो खुदले से घर को चली है। और जब कब जान छिपे बाह में बैठे, मोह ऐसी साल होती तो बेटी भैया काय भी छोड़ती, मैं संग रहती। लेकिन फोन कॉल जो डिटेल है उसमें ये पता चल रहा है कि आप लोगों की बातचीत होती। मेरी नौरिया नंबर तक नहीं, खाली घर में मेरी बहू पड़ी हुई है, बस कोई पढ़ो लिखो ना है, बुढ़ा नंबर जानते, मैं खुदा ना जानते, मैं खुदा ना जानते। क्यों कहूँ नंदन को या हमारी नंदो ने कहूँ तो फोन आ जाता, कहो तो भाई बच के देखी तो कौन को फोन दे उठा के देती। ये रामू की माँ है और ये रवि की माँ है। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखा है उसमें कहा है कि परिवार वालों से उनकी मुलाकात होती थी जो आरोपी हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्होंने कोई इसमें हत्या नहीं की है, किसी को मारा नहीं है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निर्दोष हैं। संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते, तो मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो बात के बारे में। आप रामू की माँ? रामू की माँ है, और रामू हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो चिलर पे हो, रामू मारो 7 बजे गए हो, 12 बजे घर आए हो। रामू चिलर पर गए थे, डेयरी जो है वहाँ पर काम करते और रोजाना करते हो, तो ऐसे 8-9 महीना है गए हुए तो करते, और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते और फिर शाम को जाते, और कोई ना बरको तो वही पेट पालन कर रहा। हाथरस कांड में नई साजिशों का खुलासा हो रहा है। पीड़िता का परिवार भी डरा हुआ है। ऐसे में पीड़िता के घर से लेकर हाथरस के बुलगड़ी गांव में पहरा और सख्त कर दिया गया है। हाथरस की पीड़िता के घर सरकार ने लगाया पहरा। पीड़िता के घर की CCTV और मेटल डिटेक्टर से निगरानी।
हाथरस में पीड़िता के घर लगाई 3 लेयर की सिक्योरिटी। हाथरस कांड ने देश को हिलाकर रख दिया है। सच क्या है, इसकी शिद्दत से पड़ताल चल रही है, लेकिन जांच के बीच पीड़िता के घर सख्त पहरा बिठा दिया गया है। आप देख सकते हैं पीड़िता के घर पर प्रशासन सीसीटीवी कैमरे लगवा रहा है। गांव में भी कई खास पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पीड़िता के घर में एंट्री से पहले मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है, जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन का पहरा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। एक कैमरा घर के अंदर है और दूसरा जिस रास्ते से लोग इधर आते हैं उस रास्ते पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इससे पूरी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरों के लिए परिवार वालों से सहमति ली गई है। परिवार वालों ने जब सहमति दी उसके बाद सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरा इस रास्ते में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। मेटल डिटेक्टर जरिए ही लोग इस रास्ते से गुजर करके अंदर आ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने का सीधा और साफ मकसद ये है कि सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहे जिससे कि परिवार वालों पर किसी भी तरीके से कोई परेशानी न हो सके। ये सीसीटीवी कैमरा एक गैलरी में लगाया गया है और दूसरा कैमरा घर के अंदर लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति पीड़िता के घर में दाखिल न हो सके। देखिए, किसी को भी किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से शुरू से ही इसमें बहुत ही सजग रहा है और चाहे गांव के बाहर की सुरक्षा हो, गांव के अंदर की सुरक्षा हो या परिवार की सुरक्षा हो, सभी इंश्योर की जा रही है। ट्रिपल लेयर सुरक्षा है, साथ ही साथ पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए भी सुरक्षा कर्मी मुहैया करवाए गए हैं और उसी क्रम को और पुख्ता करते हुए आज यहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया है ताकि परिवार में जो भी हो पहले उसके अच्छी कोई भी जाने का प्रयास करे उसके अच्छे से जांच हो सके और साथ ही साथ परिवार के कंसेंट, उनकी अनुमति के बाद ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं और ताकि अगर कोई ऐसा तो ना हो कि अनाधिकृत रूप से कोई उनके घर में घुसने का प्रयास करे। लेकिन हम जानना चाहते थे कि प्रशासन की निगरानी के पीछे असली मकसद क्या है। इस सुरक्षा और पहरेदारी को लेकर पीड़ित परिवार क्या कहता है। व्यवस्था तो अब सरकार अपनी तरफ से कर रही है, अब वह चीजें हम लोग तो ना कर सकते। सही है, सुरक्षा व्यवस्था हो रही है तो ये आपके लिए अच्छा है। खतरा टलेगा। कल से जो लगाई गई इससे थोड़ा हमें अब तो थोड़ा भय कम हो गया हमें, क्योंकि उन्होंने सब आश्वासन दिया ये भी सर ने कि हम लोग आपके साथ हैं, कहीं भी आके जरूरत हो जाने की तो हमें बताइए। और आज जो कैमरे लगाए जा रहे हैं अच्छा, हाँ ठीक है, हमारे ये भी निगरानी में रहेंगे। जो कोई आता नहीं जाता है, कौन संदिग्ध है कौन है, सबको जानकारी देख के पता को आ जाएगा। ये सही है। आप लोग अभी तक की सुरक्षा से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है। हाँ, सुरक्षा ठीक है। नहीं, कैमरे लग रहे हैं, अच्छा है कैमरे लग रहे हैं, क्योंकि जो आने जाने वालों को सबको पता चलेगा कौन कहाँ से आ रहा है। ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। और हाँ, जो भी सिक्योरिटी लगाई गई है ना, तो हम लोग थोड़ा न रिलैक्स फील कर रहे हैं कि न ये नहीं है कि थोड़ा डर कम हुआ है। हम आपको बता दें कि हाथरस कांड में दंगों की साजिश का खुलासा होने के बाद पीड़ित परिवार गांव छोड़ना चाहता है। परिवार का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुका है। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। इस बीच एसआईटी को जांच के लिए और 10 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है और टेंशन मिला है पीएफआई को। दंगे की साजिश से लेकर हाथरस की बेटी को इंसाफ पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने आज तक से क्या कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार ने हलफनामा दिया है और उस हलफनामे में सरकार साफ स्पष्ट ये कह रही है कि हाथरस की आड़ में कोशिश ये थी कि यूपी को जलाया जाए, दंगे वहां पर भड़काए जाएं और इसके लिए बकायदा जस्टिस फॉर हाथरस जैसी एक वेबसाइट बनती है। पीएफआई का उसमें रोल है, एसडीपीआई का उसमें रोल है और ये जो अलग अलग कोण इसमें उभर कर आ रहे हैं साजिश के, उसमें एक कोण आपसे भी जुड़ रहा है, ये आरोप है। देखिए, न्याय तो नहीं दे सकते हैं, आरोप ही लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 14 दिन तक जब इस मामले को में न्याय नहीं मिला
14 दिन तक जब इस मामले पर कोई आवाज नहीं उठी तब हम लोग वहां गए थे। 14 दिन तक मुख्यमंत्री क्या करवा रहे थे? क्या इतनी बड़ी घटना का संज्ञान प्रशासन ने ऊपर नहीं दिया था? जब भी कुछ होता है तो वो इस तरह से मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री न्याय नहीं दे सकते। अगर मुख्यमंत्री न्याय देते तो 14वें दिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। चंद्रशेखर जी, इंसाफ की, न्याय की परिभाषा क्या है? क्योंकि अधिकारियों को सस्पेंड किया है सरकार ने, सीबीआई जांच जो कि देश की सर्वोच्च एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन उनको दे दिया है। कल हलफनामा जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया तो सरकार ने यह तक कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही आप जांच चाहते हैं तो वो भी करवा लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है।